स्टार्ट हम लोग साइन से कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला सवाल कहा गया है कि अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो समान रहेगा या फिर बढ़ेगा या घटेगा, या आकलन करना संभव नहीं है। कॉपी पेन लेके बैठिए और आप अपना मॉक टेस्ट लगाइए। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घटेगा। ठीक है, याद रखिएगा घटेगा। अगर हवा ध्वनि संरचना की विपरीत दिशा में बह रही हो तो ध्वनि का वेग घट जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल है आपका 47 नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, ये आपको बताना है। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औद्योगिक कचरा। ठीक है, औद्योगिक कचरा क्या है, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा कोशिका अंगक है जो कि केवल एक ही झिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है, तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजोला। ठीक है, अजोला एक ऐसा जीव है जिसका उपयोग हम जैविक खाद के रूप में करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, दोहरा निषेचन विशिष्ट है ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या फिर एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंजियोस्पर्म में। ठीक है, दोहरा निषेचन विशिष्ट है एंजियोस्पर्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसी होती है, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या, किसको हम परमाणु संख्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी करेक्ट, यानी कि प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। यानी कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या जितना होता है तो यह निश्चित है उसमें प्रोटॉन की संख्या भी उतना ही होगा, यानी कि प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। ऑप्शन पढ़िए और ध्यान से आंसर लगाइए। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान से। ठीक है, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है वस्तु के द्रव्यमान से। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 53 नंबर का सवाल, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये आपको बताना है। क्लास 10th में ही आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आपका यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। किसी हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन कितना होगा, ये आपको बताना है। फिजिक्स का या न्यूमेरिकल का सवाल है। बताए थे दोस्तों आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जरूर से देख लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर। और दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि कल 11 जनवरी है और कल से डीएलएड का फॉर्म भराना शुरू हो रहा है। ठीक है, यदि आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो हम एक ऑफिशियली वीडियो ला देंगे कि उसमें कितना जो है, किसका कितना चार्ज लग रहा है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सारा जो है डाउट जो है आप लोग का, सभी डाउट को हम क्लियर कर देंगे, एक वीडियो ला देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर वीडियो ला दीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 55 नंबर का सवाल, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी, यानी कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 63। ठीक है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 63 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए पदार्थ की अवस्थाएं होती है, यानी कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं, और कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए निम्नलिखित में कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकरण
संकरण का अनुपात है, यानी कि एक संकरण और संकरण का अनुपात कौन सा होगा यदि F2 पीढ़ी का लक्षण रूपी है तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3:1। ठीक है, बायोलॉजी का ये सवाल है, 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? कच्छ की और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा की विकास की संभावनाएं हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, कच्छ और खंभात में ज्वारीय ऊर्जा, याद रखिएगा, कच्छ और खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए 60 नंबर का सवाल, एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? एरेनकाइमा एक उत्तक का नाम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लिखिएगा, बिल्कुल आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करना। ठीक है, हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए 60 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिनेबार। ठीक है, पारा का अयस्क कौन सा हो जाएगा, तो सिनेबार आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 62 नंबर का सवाल देखिए, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनमें सभी, श्वसन, पोषण और जनन, सजीव में पाए जाने वाले ये सभी प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम है, यानी कि श्वसन, पोषण और जनन ये सभी जैव प्रक्रम है एक सजीव में पाए जाने वाले। ठीक है, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, ये आपको बताना है। जो विद्युत हीटर होता है उसमें तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइक्रोम का। ठीक है, शायद आप लोग को पहले से पता होगा क्योंकि बहुत ही प्रचलित सवाल है ये। तो विद्युत हीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है तार की कुंडली बनाने में, तो नाइक्रोम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। भार को अगर हम समझें, यानी कि भार के अनुसार, विचार से यहाँ कहने का मतलब है कि भार के अनुसार, तो भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1:8। ठीक है, 1:8, 1:8। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल अगला सवाल क्या है, पहला सवाल तो काफ़ी पहले देख लिए। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसे हम हेलोजोइक कहते हैं। ठीक है, हेलोजोइक आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला स्टार्ट हो रहा है हम लोग का जीके। देखते हैं अगला सवाल क्या है। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का %, यानी कितना %, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22%। ठीक है, 22% आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। सर्वप्रथम कहाँ हुई थी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना? तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका में। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, दक्षिग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या है, ये आपको बताना है। दक्षिग्राम किस चीज़ से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के लिए जम्मू कश्मीर का जो दक्षिग्राम है यह प्रसिद्ध है। तो किस चीज़ के लिए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, राष्ट्रीय उद्यान के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, मतगणना का कार्य कौन करता है, मतगणना का कार्य कौन करता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुनाव आयोग। ठीक है, मतगणना वही कराता है जो चुनाव कराता है, तो मतगणना करने का कार्य कौन करता है, तो चुनाव आयोग। आपका ऑप्शन जो है क्या करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, ये आपको बताना है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, 1973 ईस्वी में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए, रूस जापान का युद्ध कब हुआ? रूस जापान का युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली, कब मिली, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, यानी कि 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी में ब्रिटेन में 1928 ईस्वी में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मताधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है, डैश के रूप में जानी जाती है या डैश के रूप में मानी जाती है, जो भी कह सकते हैं आप। तो दोस्तों राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि कृषि योग्य बंजर भूमि मानी जाती है उसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका 74 नंबर का सवाल, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेशम उत्पादन। यानी कि रेशम के धागे उत्पादन के लिए जो हम रेशम का कीड़ा पालते हैं, यानी कि उसमें एक कीड़ा का उपयोग किया जाता है जिसे हम रेशम का कीड़ा कहते हैं, तो उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो रेशम उत्पादन के रूप में सीधा जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेशम का उत्पादन। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं और अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। चलिए देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका 75 नंबर का सवाल, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। काली मिट्टी को और हम किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी लगाइएगा, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों लगभग आप लोग को इसका जवाब तो मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 77 नंबर का सवाल देखिए, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे पड़ोसी देश है नेपाल। पूछा जा रहा है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि कर्णाली। ठीक है, नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम कर्णाली नदी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, कर्णाली नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 78 नंबर का सवाल, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 दिसंबर 1889 ईस्वी को। ठीक है, 24 दिसंबर 1889 ईस्वी को, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 79 नंबर का सवाल, लोकतंत्र में शासन कौन करता है, ये आपको बताना है। पीछे वाले मॉक टेस्ट में भी ये सवाल आया था एक बार। दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनता ही। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन, तो याद रखिएगा लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि जनता। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं, ये आपको बताना है। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुगली तट पर। ठीक है, हुगली तट पर, हुगली नदी है। ठीक है, याद रखिएगा हुगली एक नदी है, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी है, कोसी नदी है, महानदी है, उसी तरह हुगली एक नदी है। तो हुगली तट पर जूट उद्योग का सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। ठीक है, चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान के संशोधन में किया गया, यानी कि संविधान का कौन सा वो संशोधन था जिसमें कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया, ये आपको बताना है।
तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया था, याद रहेगा ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत में स्थिर लोनार झील किस प्रकार का झील है, ये आपको बताना है। गोखुर, लेगुन, क्रेटर या हिमानी। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है, ये आपको बताना है, लोनार झील। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रेटर झील उसको बोलते हैं। ठीक है, भारत में जो लोनार झील है वह क्रेटर झील के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, वह एक प्रकार का क्रेटर झील है। अगला सवाल देखिए, ग्यूसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा इसका, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा यानी कि बर्न। ठीक है, ग्यूसेप मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा बी यानी कि बर्न। ठीक है, याद रखिएगा बर्न में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 85 नंबर का सवाल, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? जो रंग भेद की नीति पर आवाज़ उठाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, रंग भेद की नीति पर आवाज़ उठाने वाले मार्टिन लूथर थे। ठीक, मार्टिन लूथर किंग भी बोला जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आपका हिंदी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने जीके देख लिया, जीएस देख लिया और अब हम हिंदी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका पहला सवाल है 96 नंबर का सवाल। कह रहा है सवाल में, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आ गया पहले ही वाक्य शुद्ध करने के लिए। तो वाक्य शुद्ध, अशुद्ध, अलंकार, ये सब बहुत पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या है, भाई बहन जा रही हैं। अच्छा, बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, नीर अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, सीता ने झूठ कही थी। इनमें से आपको शुद्ध पकड़ना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीर अपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, यह एक शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों के तीनों अशुद्ध हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए 97 नंबर का सवाल, रूपक अलंकार है, लीजिए बोल दिए और अगला आ भी गया, अलंकार आपको बताना है। रूपक अलंकार इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़िए, जवाब दीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माया दीपक नर पतंग। माया दीपक नर पतंग, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य इस बार आपको बताना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे ध्यान से चलो, ज्ञान में कई दर्शनीय गया है ना, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो इनमें से आपको अशुद्ध बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये जो वाक्य है आपको अशुद्ध है। ठीक है, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, यह एक अशुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों ऊपर में जो आपको दिख रहा है वह शुद्ध वाक्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीत प्लस अंबर। ठीक है, पीत जोड़ अंबर क्या कहलाता है, पीताम्बर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए 100 नंबर का सवाल, शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है। शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, शक्ति। ठीक है, शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है शक्ति, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए 100 प्लस 1 यानी कि 101 नंबर का सवाल, साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है। ये रेखांकित शब्द क्या है, ये आपको बताना है। क्रिया विशेषण, विशेषण, कर्म या फिर संज्ञा। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्रिया विशेषण। ठीक है, साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? यानी कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण हम किसको कहेंगे, ये आपको बताना है। और दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है,
तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी को, ठीक है। इनमें से सभी को समता समाधि प्रसाद, ये तीनों को आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण है। तो याद रखिएगा प्रसाद, समाधि और समता तीनों, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आपका क्या है। लड़के गेंद खेल रहे हैं, लड़के गेंद खेल रहे हैं, किस वाक्य का उदाहरण है ये आपको बताना है। लड़के गेंद खेल रहे हैं। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा इसका, आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सरल वाक्य है, ठीक है। लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सरल वाक्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखिए आपका। फूले हैं कुमुद फुली मालती सधन बन, फूली रहे तारे मनो मोती अनगिन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यदि इस टाइप का टेढ़ा पेढ़ा वर्ड जो है ना, टेढ़ा मेढ़ा निकलने लगे वर्ड, तो समझ लीजिए वहाँ पे अलंकार ही पूछेगा, है ना। अलंकार में होता ही है टेढ़ा टेढ़ा वर्ड। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पे, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए। अलंकार के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, यानी कि 3 भेद होते हैं, ये 3 प्रकार होते हैं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, यानी कि 3, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आपका क्या है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, यानी कि व्यंग में, ठीक है। आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, यानी कि भाववाच्य, ठीक है। रमा से रोया नहीं जा रहा है, तो वाक्य में कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है, ठीक है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका। नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी, ठीक है, बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, यानी कि क्रियापद बंध है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि क्रियापद बंध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलती है और अगला सवाल आपका। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है। जूते चाटना क्या होगा मुहावरे का अर्थ। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चापलूसी करना, ठीक है। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, चापलूसी करना, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अंगूठा चाटना भी, उसका भी अर्थ क्या होता है, चापलूसी करना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है ये आपको बताना है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, यानी कि जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा या घृणा, विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा या फिर घृणा, ठीक है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका 111 नंबर का सवाल देखिए। चरण कमल बैदों हरि राई, चरण कमल बंदों हरि राई में कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, यानी कि रूपक अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों और आपका अगला सवाल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों अगला सवाल है आपका। मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, यानी कि 555, ठीक है। मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि 555। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए 113 नंबर का सवाल है आपका। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाकों चने चबवाए, इस वाक्य में नाकों चने चबवाए का अर्थ क्या है, यानी कि आपको मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है कि नाकों चने चबाना या नाकों चने चबवाए, इसका अर्थ क्या होगा, मुहावरा का अर्थ क्या होगा या फिर लोकगीति का अर्थ क्या होगा। मुहावरा लोकगीति एक ही बात है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुत परेशान करना। बहुत परेशान करना, यानी कि नाकों चने चबवा दिए, है ना, बहुत परेशान कर दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 114 नंबर का सवाल देखिए। कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे। अच्छा क्या बात है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको अलंकार बताना है। कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि विरोधाभास अलंकार है, ठीक है, विरोधाभास अलंकार।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 115 नंबर का सवाल है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वनशस्थ। ठीक है, वनशस्थ वर्णिक छंद बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, 116 नंबर का सवाल है, समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार, समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि अनुप्रास अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका 117 नंबर का सवाल, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक है ना, किस कारक का उदाहरण है, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि करण कारक। ठीक है, करण कारक आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और आ गया गद्यांश वाला। एक गद्यांश वाला रोज पूछता है, ठीक है, यानी कि रोज हम लोग देख रहे हैं। और आपको बता दें कि गद्यांश वाला हर एग्जाम में, पीछे वाले एग्जाम में भी गद्यांश बार बार पूछा गया है, तो इस बार एग्जाम में भी आएगा दोस्तों। तो गद्यांश खैर ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन आप लोग को बता देते हैं कि गद्यांश में कोशिश कीजिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने का। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बाद में गद्यांश पढ़ने के बाद लास्ट में क्वेश्चन इजी ही रहता है। यहाँ मानवता का प्रमुख धर्म क्या है, तो इस प्रकार का सवाल आ गया तो आपको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। कई बार मुहावरा पूछ देते कि बताओ इसमें इस मुहावरे का अर्थ क्या था। अब बताइए गद्यांश पढ़ने का क्या जरूरत है। तो हर वीडियो में आपको बता रहे हैं कि पहले क्या करिए, क्वेश्चन देख लीजिए तब गद्यांश पढ़िए, है ना। तो यहाँ पे गद्यांश पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए हम गद्यांश पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। पीछे वाले क्वेश्चन में भी, पीछे वाले मॉक टेस्ट में भी आया था ये। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचें। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। बोला जा रहा है आगे, किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, और भी आगे बोला जा रहा है कि किसी को दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम और आगे बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिख जाए। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। अब सवाल कहा जा रहा है कि यहाँ मानवता का प्रमुख धर्म क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा, यानी कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। एक मानव का यही प्रमुख धर्म होना चाहिए। सभी को समान समझे, किसी से घृणा ना करे, सदा नैतिक नियमों का पालन करे। तो आपको लगता होगा कि इन चारों में से ऑप्शन तो सब सही है, इसीलिए कहते हैं दोस्तों को गद्यांश पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यदि इस टाइप का सवाल आ जाए, यदि दिमाग से ओवर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो गद्यांश एक बार पढ़ लीजिए। वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, यानी कि सेम वर्ड आपको मिल जाए तो समझिए आपका ऑप्शन वही करेक्ट होगा। ठीक है, ये वर्ड जो है डायरेक्ट आया था गद्यांश में। ठीक है, तो वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह डैश समास कहलाते हैं, यानी कि कौन सा समास कहलाते हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मधारय समास, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल है और लास्ट सवाल है दोस्तों आपका, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यही कर्मधारय समास है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज आपने टोटल कितना सही किया कितना रॉन्ग किया कमेंट करके लिख दीजिएगा। और यदि आप प्लेलिस्ट का लिंक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इससे पहले का वीडियो यहाँ पे अवेलेबल करा दिए, तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और इसका यदि PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो के जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।